अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और ईपीएफओ मेंबर हैं, तो क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ आपको 7 तरह के पेंशन्स देता है। इन पेंशन्स की पूरी जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ईपीएफओ का नियम कहता है कि अगर कोई मेंबर 10 सालों से ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो वो मेंबर पेंशन पाने के लिए हकदार होता है, यानी उसके लिए एलिजिबल होता है। वैसे आमतौर पर ईपीएफओ में 58 इयर्स की एज से पेंशन मिलना शुरू होता है, लेकिन कई ऐसी दूसरी कंडीशंस भी मौजूद है जिसमें ईपीएफओ मेंबर या उनकी फैमिली को पेंशन पहले ही मिल जाती है। सबसे पहली पेंशन है अर्ली पेंशन। देखिए, आमतौर पर ईपीएफओ 58 की एज में पेंशन देना शुरू करता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है और 58 की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहता है तो 50 इयर्स की एज में इसे क्लेम कर सकता है। तो ये आपको प्रोवाइड होता है ईपीएफओ की अर्ली पेंशन के द्वारा। हालांकि अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर को हर साल 4% के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है। मान लीजिए अगर किसी को 58 इयर्स पर 10,000 पेंशन मिलनी है, अगर वो 57 की एज पर क्लेम करेगा तो उसको 4% घटाकर यानी 9,600 रुपीज मिलेंगे। वहीं अगर ये 56 की एज में उसको क्लेम करेगा तो उसे 8% घटाकर यानी 9,200 रुपीज पर पेंशन के तौर पर मिल जाएंगे। वहीं दूसरी पेंशन होती है रिटायरमेंट पेंशन। ये वो पेंशन है जो आपको 58 की एज होने के बाद ईपीएफओ की ओर से दी जाती है। पेंशन कितनी बनेगी ये आपको पेंशन फंड में कुल योगदान पर निर्भर करता है। अब चाहे आप 58 की एज पर लें या 60 एज तक, आपको पेंशन क्लेम करने पर मिल जाएगी और ये रिटायरमेंट पेंशन के अंडर आती है। ऐसे में ईपीएफओ मेंबर को हर साल 4% के पेंशन बढ़ाकर मिलती है। तीसरी पेंशन है विकलांग पेंशन यानी डिसेबिलिटी पेंशन। ये सर्विस आपको टेम्परेरी या फिर परमानेंट रूप से डिसेबल होने पर मिलती है। इसके लिए एज और 10 साल तक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करने का रूल नहीं लागू होता है, क्योंकि एक इमरजेंसी फंड होता है। अगर किसी सब्सक्राइबर ने 2 साल भी ईपीएस में योगदान दिया है तो आप इस पेंशन को पाने के हकदार होते हैं, यानी इसके लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। अब फोर्थ पेंशन आती है विधवा या फिर बाल पेंशन यानी कि विडो या फिर चाइल्ड पेंशन। ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उनके स्पाउस या फिर 25 इयर्स से कम की उम्र वाले 2 बच्चे पेंशन पाने के हकदार होते हैं। वही तीसरा बच्चा भी पेंशन पाने का हकदार होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है और वो ये कि जब पहले बच्चे की पेंशन 25 की उम्र पर बंद हो जाएगी तब तीसरे बच्चे की शुरू की जाएगी। ईपीएफओ मेंबर की डेथ सिचुएशन में पेंशन का 10 साल का नियम लागू नहीं होता है। अगर किसी ईपीएफओ सब्सक्राइबर ने 1 साल भी योगदान दिया है तो उसकी डेथ होने पर उसके स्पाउस और बच्चे को पेंशन पाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, यानी उसके लिए हकदार होते हैं। अब 5वीं पेंशन आती है अनाथ पेंशन यानी ऑर्फन पेंशन। ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मृत्यु होने के साथ साथ अगर उसके स्पाउस की भी मौत हो जाए, ऐसी सिचुएशन में 25 ईयर्स से कम उम्र के 2 बच्चे पेंशन के हकदार होते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए ईपीएफओ के पास अनाथ पेंशन का ऑप्शन यानी ऑर्फन पेंशन का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन ये पेंशन बच्चों को 25 ईयर्स की उम्र तक ही मिलेगी। अब ईपीएफओ में 6th पेंशन होती है नॉमिनी पेंशन। अगर ईपीएफओ मेंबर का ना तो स्पाउस है और ना ही बच्चे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को सारे पेंशन के पैसे मिल जाते हैं। अगर ईपीएफओ मेंबर ने अपने माता पिता दोनों को नॉमिनी बनाया है तो ऐसी सिचुएशन में तय होता है कि उनको हिसाब से यानी इक्वली पेंशन की अमाउंट मिल जाएगी। वहीं किसी एक को नॉमिनी बनाया है तो पूरी रकम उस नॉमिनी के पास चली जाती है। अब इसमें 7th पेंशन होती है डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन। अगर किसी सिंगल ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो ईपीएफओ के तहत उसके डिपेंडेंट पिता को पेंशन का हकदार माना जाता है, और वहीं अगर पिता की मौत हो जाती है तो फिर सब्सक्राइबर की मां को पेंशन मिलती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्हें पूरी उम्र पेंशन मिलती भी रहती है। इसके लिए बस आपको फॉर्म 10D भरना होता है। तो ये थे ईपीएफओ के कुछ 7 पेंशन जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ऐसे ही ईपीएफओ से जुड़ी सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.